बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि बिजनेस के लिए ज़रूरी स्ट्रक्चर तैयार करना, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस और आखिरी में कुछ टाइप्स भी उसके देख लिए। कल देखे थे ना, लीनियर ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शनल, मैट्रिक्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में तो सब पॉइंट समझ लिए। अब हमारे चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग के रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो अलग से टॉपिक समझने हैं, है ना। कुछ अलग से टॉपिक हमें समझने हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कि बिजनेस में ये टॉपिक्स का मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो जैसे डेफिनेशन लिखी गई है ना कि ऑल द पावर्स रेस्ट ऑन द अपर लेवल ओनली, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कि जब बिजनेस में सभी पावर, सभी अथॉरिटीज सिर्फ अपर लेवल के पास ही हो, बॉटम लेवल या मिडिल लेवल को कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर न दिया जाता हो, तो ये सिचुएशन सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या पता है कि पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखना, दूसरे को कुछ भी ना सौंपना, दूसरे को खाली चुपचाप ऑर्डर देना कि भाई तुम ये काम करो, दूसरे को कुछ भी सौंपना नहीं, तो इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। होता है काफ़ी बिजनेस में ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बिजनेसमैन अपना पावर दूसरों को नहीं सौंपना चाहते। वो लोग सब पावर अपने हाथ में, सब कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, दूसरों को खाली ऑर्डर देते हैं कि देखो भाई तुम्हारा ये काम है, तुम चुपचाप ये काम करो, ठीक है ना। तो ये सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन उसका ही अपोजिट जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है कि ऑल द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल लेवल्स हैव स्पेसिफिक पावर्स, आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कि जब ऑनर जो है वो अपने पावर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हो और हर लेवल को कुछ स्पेसिफिक पावर, हर किसी को कुछ ज़रूरी पावर दे देता हो, उसके लिए ज़रूरी पावर्स दे दिए जाते हो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कहलाया कि इसमें पूरा पावर अपने हाथों में न रखना, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो ज़रूरी है जिसको, तो उसे वो पावर देना। जैसे कल हम लोगों ने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल हम लोगों ने समझा था वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन समझा था ना। उसमें हमने ये देखा था कि हर एक के लिए ना अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है और उस डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट बनता है तो उसका परचेज हेड होता है ना ऐसा। तो अगर ऐसा हो कि ऑनर जो है वो सब पावर अपने हाथ में रखता हो और रोज उस परचेज हेड जो हुआ ना, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, उसे रोज वो ऑर्डर देता हो कि चलो भाई आज तुम्हारा ये काम है, जैसे मैं बोलूँ वैसे काम करना है, ठीक है, अपना कुछ मत चलाना, चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ वैसे काम करना, और भाई तुम्हारे अंडर में जो है उनसे चुपचाप काम करवाओ। तो ये ना सेंट्रलाइजेशन कहलाया। हाँ, इतना रूड नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि भाई उसे कुछ भी पावर न देना, बस उससे चुपचाप ऑर्डर देना उसको। लेकिन उसके बदले में अगर ऑनर उस डिपार्टमेंट के हेड को ये बोल देता हो कि देखो बेटा ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है और भाई तुम जो है वो इसको अपने हिसाब से संभालो, मुझे इतना काम पूरा चाहिए, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी उसे पूरा करो। मतलब कैसे है कि सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दे दिया गया। सही बात ना, सामने वाले को पावर सौंप दिया गया कि भाई ठीक है, तुम्हारे अंडर में भी जो भी लोग हैं तुम अपने हिसाब से उसे संभालो, अपना डिपार्टमेंट खुद संभालो, मुझे खाली ये काम पूरा करके देना। तो इसे ना डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि इसे काम का बंटवारा कर देना दूसरों को। जनरली जब अगर छोटा बिजनेस हो ना, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या तो फिर पार्टनरशिप जिसमें भाई 3-4 पार्टनर ही हो अगर, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन चल जाता है, पूरा पावर खुद के हाथों में रखना चल जाता है। लेकिन जब अगर बड़ा बिजनेस हो ना, कंपनी जैसा बिजनेस हो, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी चाहिए, है ना, बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बिना ऐसे बिजनेस में काम नहीं चल पाएगा। सभी अगर खुद मालिक ही अपने हाथ में कंट्रोल रखेगा ना, तो कितनी बार वर्क पूरा नहीं हो पाएगा, जो ज़रूरी काम है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर उसमें, है कि नहीं। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है।
और इसमें ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखना कि पावर दे देना इसका मतलब ये नहीं कि सभी पावर उसको दे देना। कल भी हमने एक पॉइंट ये समझाया था कि जो ऑनर है वो सभी पावर नहीं दे देता, कुछ पावर अपने हाथ में रखता है, आखिरी डिसीजन अपने हाथ में रखता है, और मोस्ट ऑफ पावर वो दूसरों को सौंप दिए जाते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हेड को सब सौंप दिया जाता है कि भाई तुम संभालो अपने हिसाब से, जैसे भी तुम्हारा डिपार्टमेंट संभालना है, ठीक है, मुझे खाली मेरा ये काम पूरा करके देना। तो इसका मतलब ये नहीं सभी पावर उसको दे दिया। अगर वो हेड ही गलत निकले, वो हेड ही अगर कुछ गलत काम करता हो, तो आखिरी पावर तो ऑनर के हाथ में रहता है ना। वो चाहे तो उस हेड को ही फिर निकाल सकता है कि नहीं भाई तुम ही बरोबर नहीं कर रहे हो अब तो। समझ में आई ना डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फ़ायदे होते हैं वो अब देखें, दूसरा टॉपिक कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि इससे क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला इसमें बेनिफिट है वो है क्विक डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कि इसमें जो भी पावर जब दूसरों को सौंपा जाता है ना, तो वो सामने वाला उसके रिलेटेड एक्सपर्ट होता है। कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हेड को अगर पावर दे दिया जाए कि तुम अपना डिपार्टमेंट संभालो, तो वो उसका एक्सपर्ट तो होगा ना, परचेसिंग का एक्सपर्ट तो वो होगा, तो इसलिए वो डिसीजन जल्दी लेगा, ठीक है ना। नहीं तो सभी अगर सेंट्रलाइजेशन की तरह सभी पावर अगर टॉप लेवल के हाथों में ही हो ना, तो वो लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो सबसे सलाह पूछते रहेंगे और डिसीजन लेने में बहुत देर लगेगी, जबकि सेंट्रलाइजेशन से डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे। देन लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। उसके बाद इसकी वजह से जो टॉप लेवल के लोग हैं उनका वर्कलोड कम होगा। सही बात है ना, अपना सब काम अगर दूसरों को सौंप दिया जाए तो उससे वर्कलोड कम हो जाएगा ना फिर, है ना। तो जो टॉप लेवल के जो कहला है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, ऑनर्स, तो उन सब पे वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। देन इंक्रीज इन मोटिवेशन, तो इनकी वजह से मोटिवेशन में भी इंक्रीमेंट होता है। सही बात है कि जब किसी को पावर सौंपा जाए ना, तो इसका मतलब सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी भी दी जाती है, तो सामने वाला खुश होता है कि नहीं, बॉस ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे इतना पावर दिया है, तो वो और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा खुशी से वो काम करेगा। तो एक तरह से उसे मोटिवेशन मिलेगा ना, और उसके साथ साथ फिर दूसरे भी लोग जो है वो समझेंगे कि नहीं भाई, अगर बॉस ने उसे अगर पावर दिया है ना, तो हम लोग भी अच्छा काम करते हैं, अगली बार हमें इससे अच्छा पावर मिलेगा। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें मोटिवेशन भी मिलता है। देन इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज़। मैनेजमेंट एबिलिटीज़ मतलब कि इनकी वजह से मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूर हो ना, उन सब के सही सजेशन मिलते हैं, तो मैनेजमेंट एबिलिटीज़ बढ़ती है। मतलब कहो कि भाई मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से होता है ना, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से होता है इससे कि इसमें अगर पावर दूसरों को सौंपा जाए तो सब लोग अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, बॉस ने हमें पावर दिया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम अच्छी तरह से निभाते हैं और उन्हें अच्छा रिजल्ट ला कर देंगे। तो वो लोग जब खुद ही काम करेंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो मैनेजमेंट है वो खुद ब खुद अच्छी तरह से होता रहेगा। तो इसी तरह से इसकी वजह से मैनेजमेंट एबिलिटी बढ़ती है, बराबर। फिर इफ़ेक्टिव कंट्रोल, ये भी सही है कि इनकी वजह से कंट्रोल काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, या कहो कि भाई कंट्रोल करने की कितनी बार ज़रूर ही नहीं पड़ती, है ना। या तो अगर कोई एम्प्लॉयज़ अगर कुछ मिस्टेक भी करें तो उसका सॉल्यूशन इसमें जल्दी से निकल आता है। कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ, वो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे ना, या तो परचेज डिपार्टमेंट के हेड को ही पूछ लेंगे। एकदम टॉप लेवल पर जाने की, ऑनर के पास जाने की तो उन्हें ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसके थ्रू कंट्रोल इजीली हो जाता है, और लोग अगर खुद ही काम करेंगे ना, तो काफ़ी जगह पर तो कंट्रोल की ज़रूर भी नहीं पड़ती, क्योंकि सबको पता है कि भाई उन्हें एक तरह का जैसे मोटिवेशन होता है उनके अंदर कि नहीं भाई, हम खुद ही काम करेंगे और बॉस को अच्छा रिजल्ट ला कर देंगे हम लोग, तो इसलिए उसमें कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूर नहीं पड़ती। एंड हारमनी इज़ क्रिएटेड। हारमनी का मतलब
कि सुख शांति बनी रहती है। वो कहते हैं ना कि भाई कोई भी एम्प्लॉयज़ या कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी पर्सन वो एक दूसरे के साथ जेलसी नहीं करता, झगड़ता नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि सबको अगर उसके उसके हिसाब से पावर दे दिया जाए ना, तो सब लोग हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। तो इसका मतलब बिजनेस में हार्मनी बनी रहेगी और जो बिजनेस के गोल्स होंगे ना, वो गोल्स जल्दी से पूरे होंगे, है ना। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन से इतने सारे बेनिफिट है ना, तो इसलिए कितनी बार ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट ही कहो ना कि बिजनेस में ये सलाह जरूर दी जाती है कि सब काम अपने हाथ में मत रखो, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में मत रखो, कि वो कंट्रोल दूसरों को सौंप दिया करो, कि जिनकी वजह से बिजनेस के जो गोल्स हैं वो जरूर से ज़्यादा जल्दी जो है वो पूरे हो जाएंगे। बरोबर है। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने समझा ना, ये एक अलग से पॉइंट देखा हमने ऑर्गेनाइजेशन में। अब डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस भी है, ये सुनना, मैं लिखा नहीं हुआ है लेकिन ध्यान से सुनना, कि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी आती है। लेकिन कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि एक तो कि जो स्मॉल स्केल के बिजनेस हो ना, मैंने बताया वो सोल प्रोप्राइटरशिप या तो छोटा पार्टनरशिप अगर हो तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चलता। दूसरा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ना सीक्रेट मेंटेन्स नहीं रहते, सब पावर दूसरों को सौंप दिया जाता है, तो क्या पता वो पावर का मिसयूज करे, तो कि कोई बिजनेस के सीक्रेट्स हो वो दूसरों को बता दे, तो सही बात है ना। तो इनकी वजह से ये डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी सारे बिजनेस में कुछ लिमिटेशन भी पैदा करता है। दूसरा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से पूरे बिजनेस में कोई कॉमन पॉलिसी नहीं रहती, कि कितनी बार कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, कि अगर 4 डिपार्टमेंट है, एक परचेस, एक सेल, एक प्रोडक्शन, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट्स, 4 अलग अलग समझो डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट के हेड को ये कह दिया जाए कि भाई चलो अपना डिपार्टमेंट अपने हिसाब से संभालो, तो चारों डिपार्टमेंट में फिर तो अलग अलग रूल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं। फिर तो हर डिपार्टमेंट का हेड वो अपने डिपार्टमेंट अपने हिसाब से संभालेगा, अपना रूल बनाएगा। तो इनकी वजह से बिजनेस में जो एक तरह का यूनिफॉर्मिटी होनी होनी चाहिए वो नहीं रहती, एक कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो इसलिए देखो डिसेंट्रलाइजेशन सही है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज करना भी जरूरी है। ठीक है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन के बाद चैप्टर का एक दूसरा कॉमन टॉपिक आता है, वो आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका मीन्स क्या, कि भाई दूसरों को अथॉरिटी या पावर सौंपना। डेलीगेशन का मतलब क्या, कि किसी को पावर सौंपना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये माना जाता है कि देखो पहले चलो उसकी डेफिनेशन के थ्रू समझे, फिर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। डेफिनेशन ये कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस in which the administrator gives a part of a power to his helpers along with the duties, and the helpers with the help of others of the purpose of work performance accept such powers consciously। मीन्स डेलीगेशन ऑफ पावर ये कहलाता है कि जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो हेड होते हैं, जो बिजनेस के हेड कहलाए, दे गिव्स द पावर ऑफ पार्ट ऑफ पावर टू हिज हेल्पर्स, कि जो पावर का कुछ हिस्सा, जो पहले भी हमने ये देखा तो सही डिसेंट्रलाइजेशन में, कि सभी पावर दूसरों को नहीं सौंपा जाता है, एक आखिरी हिस्सा अपने पास भी रखते हैं, कि कुछ हिस्सा दूसरों को सौंपा जाता है अपने हेल्पर्स को, अलॉन्ग विथ ड्यूटीज़। पावर के साथ साथ ड्यूटीज़ देना भी, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी देना भी ज़रूरी है, सिर्फ पावर देना ज़रूरी नहीं है। Along with duties and the helpers with the help of others of the purpose of work performance accept such power consciously। और वो जो हेल्पर्स हुए ना, वो दूसरों की मदद से अपना ये वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से वो पावर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सिंपल वे में ये कहला है कि हम लोग दूसरों को जो पावर सौंपते हैं और वो लोग इस पावर का सही तरह से एक्सेप्ट करें, तो ये डेलीगेशन कहलाया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहलाता है, यहाँ समझो भाई क्यों क्यों किया जाता है। तो ये भी इसकी वजह से ही कि अपना जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए,
जब दूसरों को पावर सौंपा जाए, अगर सिंपल वे में कहो तो ये भी सेंट्रलाइजेशन की तरह ही होता है कि अगर दूसरों को पावर सौंप दिया जाए तो अपना कुछ वर्कलोड वो कम हो जाएगा ना। सही बात है कि नहीं? और इनसे है ना उन लोगों को भी, जो हेल्पर्स होते हैं, जो दूसरे वर्कर्स हुए, उन लोगों को भी एक तरह की मोटिवेशन, एक तरह की खुशी मिलेगी कि नहीं भाई, बॉस अब हमसे काम करवा रहे हैं, हमें जवाबदारी दे रहे हैं। सही बात है। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरह ही हुआ। तो इनके भी हम लोग इम्पोर्टेंस देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस आता है वो आता है वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब कि इसकी वजह से जो ऑफिसर्स जो हायर लेवल पे काम करते हैं ना, उनका बर्डन कम होता है। जो टॉप लेवल के जो भी लोग हैं वो पावर दूसरों को सौंप देते हैं, इसकी वजह से उनका बर्डन कम हो जाता है। और जो भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क हो ना, वो लोग उस पर फोकस कर पाते हैं, है ना। जो हेड होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑनर्स, वो अपनी पावर दूसरों को सौंप देते हैं, तो और उनका वर्कलोड कम होने से उनके लिए जो जरूरी काम है वो उन पे फोकस कर पाते हैं। और इनसे क्या होता है, कि जिससे बिजनेस जल्दी ग्रोथ करता है। जो ऑनर है वो अपने लिए जरूरी काम अगर करेंगे तो वो लोग क्या काम करेंगे पता है, कि मेनली बिजनेस के एक्सपांशन का, बिजनेस को बढ़ाने का काम वो पहले करेंगे। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट सही होगा ना, उससे मैनेजमेंट भी सही होगा और बिजनेस के जो गोल्स हैं वो गोल्स अच्छी तरह से पूरे हो पाएंगे। फिर जैसे दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से है ना एम्प्लॉयज को भी काम करने का मौका मिलता है और इसकी वजह से उनका भी सही तरह से डेवलपमेंट होता है ना। उन्हें भी एक तरह के काम करने का मौका मिलता है कि नहीं, कि किसी के अंदर अगर टैलेंट हो, लेकिन अगर सेंट्रलाइजेशन चलता हो, जैसे पहले बताया कि उसके हिसाब से चलता हो कि भाई बॉस उसे चांस ही ना देता हो, नहीं भाई जैसे मैं बोलूँ चुपचाप वैसे काम करो, अपना कोई दिमाग मत लगाओ, तो क्या होगा, उसका टैलेंट अंदर ही दबा रहेगा। लेकिन जब उसे अथॉरिटी दी जाए, जब उसे पावर दे दिया जाए कि भाई चलो भाई तुम जो है वो अपने हिसाब से ये काम संभालो, तो उसमें जो टैलेंट होगा वो अपने टैलेंट के हिसाब से काम करेगा कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब उन एम्प्लॉयज़ का अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी हो पाएगा, है ना। देन मोटिवेशन, ये तो पहले भी देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से उन्हें सही मोटिवेशन मिलेगा, कि उन्हें काम करने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ वो लोग हमेशा पूरे जोश के साथ काम करेंगे। वो लोग हमेशा बिजनेस के साथ लॉयल बन के रहेंगे, वफादार बन के रहेंगे, कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना ही अपने जो ऑनर हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। सही बात ना। तो पावर देने से है ना उनमें एक तरह का मोटिवेशन आता है। देन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हाँ इससे स्पेशलाइजेशन का भी फायदा मिलता है। इसका मतलब ये कि कोई चीज़ में अगर ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप लेवल के पर्सन हैं, वो लोग जो चीज़ में एक्सपर्ट ना हो, तो वो जब पावर दूसरों को सौंप देते हो तो वो सामने वाला उस चीज़ का एक्सपर्ट होगा ना, तो उसे उसकी एक्सपर्टाइज का फ़ायदा बिजनेस को मिलेगा ना। मतलब समझो स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। हुँ? वो जो वर्कर हुआ, वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसे उसका पावर दे दिया जाए कि चलो ये तुम अपने हिसाब से संभालो काम, तो वो अपनी बेस्ट तरीके से वो काम करेगा। उसकी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा पूरे बिजनेस को मिलेगा फिर। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, कि इनकी वजह से है ना जो हेल्पर्स हुए, मतलब जो वर्कर्स हुए, जो ऑफिसर्स हुए, जो टॉप लेवल के जो पर्सन हुए, सबके बीच में एक एक फ्रेंडली रिलेशन बनता है। जो आगे हमने देखा था ना, इनफॉर्मल रिलेशन बनता है उनमें, और इनकी वजह से वो लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। फिर कोई बिजनेस में ऐसा माहौल नहीं रहता कि ये तो बॉस है, ये तो उसके अंडर में काम करता है, या वो तो वैसा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो जिसकी वजह से सब कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करते हैं और बिजनेस की ग्रोथ जल्दी होती है। एंड देन स्कोप ऑफ एक्सपांशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या होगा कि जो अपर लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं, टॉप लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं, कि वो उनका जो छोटे मोटे कामों का बर्डन होगा ना वो कम हो जाएगा,
और वो फ्रीली माइंड से मेन वर्क पे फोकस कर पाएंगे, जो पहले भी बताया ना, मेन वर्क पे फोकस कर पाएंगे, और जिसकी वजह से वो लोग बिजनेस की ग्रोथ के बारे में अच्छी तरह से सोच पाएंगे, है ना। वो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सही से सोच पाएंगे वो लोग फिर। समझ आया? तो देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये भी बिजनेस के लिए जरूरी है। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट देखा, वैसे ही अब चैप्टर का दूसरा आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट भी कर लेना, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी समझना। आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता ही है कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कौन से 3 टॉपिक्स आते हैं, कौन से 3 एलिमेंट हुए। कि देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग हमने समझा कि इसका मतलब कि जरूरी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को सौंपना, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है ना, तो उसमें ये 3 एलिमेंट्स या कहो ये 3 स्टेप आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को भी अथॉरिटी, किसी को भी पावर सौंपने से पहले ये चीज़ सबसे पहले ध्यान दी जाती है, जैसे कि एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये कि जो भी लेवल के ऑफिसर्स हो ना, जो भी कहीं के भी ऑफिसर्स हो, तो उनको जो भी काम के लिए ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी एक काम के लिए होनी चाहिए कि भाई तुम्हें ये काम, ये पर्टिकुलर टास्क पूरा करना है। ठीक है? आप देखो, अब इनमें ये बात ये ध्यान दी जाती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल में आती है। मतलब जो टॉप लेवल के जो भी ऑफिसर्स हुए ना, वो बॉटम लेवल के ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा कि जैसे एक एग्जांपल से समझो कि जैसे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हो, वो बॉटम लेवल के या तो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को ये काम सौंपते हो कि देखो, महीने के अंदर हमें इतना प्रोडक्शन करना है। कोई पेन बनाने की कंपनी हो तो भाई महीने के अंदर हमें 50,000 पेन बनानी है। तो उसके लिए मैं तुम्हें ये जवाबदारी सौंपता हूँ, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का समझो मैनेजर हो या हेड हो, तो उसे कहेगा कि भाई मैं तुम्हें ये जवाबदारी देता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह से ये 50,000 पेन महीने में तैयार करनी है। सही बात है ना? तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए। ऑर्डर नहीं कि भाई चलो भाई तुम्हें काम पूरा करना है, फटाफट से पूरा करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं तुम्हें जवाबदारी देता हूँ, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। शब्दों का फ़र्क है ना। मैं मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे, मैं तुम्हें ये जवाबदारी देता हूँ और तुम ये काम अच्छी तरह से कंप्लीट करना। सही बात है ना ये? तो इस तरह से अथॉरिटी देते वक्त सबसे पहले एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से सौंपी जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एनट्रस्टमेंट मतलब सौंप दी जाए, उसके बाद आता है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब कि सबसे पहले है ना कि पावर किसी को भी सौंपने से पहले ये चेक कर लिया जाता है कि वो पर्सन उसके लायक है या नहीं है, वो पावर के लायक है या नहीं है, ये चेक कर लिया जाता है। तो ये कैसे चेक करते हैं हम लोग कि सामने वाले को पहले कोई छोटा मोटा काम सौंपा जाता है, कोई छोटी मोटी पावर उसे दी जाती है। कि जैसे सामने वाले को पावर दी जाती है डिसीजन लेने की, सामने वाले को पावर दी जाती है ऑर्डर देने की। तो पहले कोई छोटा काम उसे सौंपा जाता है कि भाई देखो, ये काम का पावर मैं तुम्हें देता हूँ, ये काम मुझे 2 दिन में पूरा करके देना। तो चेक किया जाता है ना कि सामने वाला वो काम पूरा करके दे रहा है या नहीं। जैसे वही कि भाई अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो, तो उसे पहले छोटा पावर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा उसे एक वर्क दिया जाए कि देखो भाई मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम अपने डिपार्टमेंट का अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने हिसाब से तुम अपने वर्कर्स को ऑर्डर देना, तुम्हारे अंडर में जो भी हैं उसे ऑर्डर देना और ये काम पूरा करना। तो 2 दिन पहले उसे चेक किया जाता है कि हाँ भाई, उसे अगर काम दिया है तो वो अपने हिसाब से सही तरह से काम कर पा रहा है, क्या वो अपने वर्कर्स के साथ सही तरह से
बिहेव कर रहा है, ये फिर जो है वो चेक किया जाता है। जब सही लगे ना कि नहीं, हाँ अब वो काम करने लायक है, वो पावर के लायक है, फिर उसे पूरा पावर सौंपा जाता है। और जब अथॉरिटी दे दी जाए ना, तो उसके बाद आखिरी और ज़रूरी आता है, वो आता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या कहलाता है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जिसको जो भी पावर दिया जाता हो ना, वो अपर लेवल को फिर से अपने वर्क की रिपोर्टिंग करता हो, तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। एक चीज़ समझो कि जो पहले दो पॉइंट थे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, ये है ना टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे आते हैं। टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर, ऊपर से नीचे ये प्रोसेस चलती है। जबकि क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये प्रोसेस कैसे चलती है, बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक, नीचे से ऊपर ये प्रोसेस चलती है। क्योंकि जब उन्हें जवाबदारी दे दी जाए, जब उन्हें अथॉरिटी पावर दे दिया जाए, तो उसके बाद उन्हें अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कहा जाता है। मीन्स जिसको जो पावर दे दिया गया ना, तो उसके साथ में ये भी कहा जाता है कि देखो मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, हफ्ते में ये काम पूरा करके देना, और जो भी काम पूरा करो ना, तो उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे आकर बताना। तो वो वर्कर जो भी काम करेगा ना, उसकी पूरी रिपोर्ट टॉप लेवल को बताएगा, टॉप लेवल के ऑफिसर्स को बताएगा। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। कि देखो अकाउंटेबिलिटी भी होना ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हम लोग बॉटम लेवल या मिडल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें अगर सिर्फ काम सौंप दें और उसके बाद उसको चेक ही ना करें, तो फिर उन काम में कितनी बार मिस्टेक हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कि इससे अच्छा उन्हें अकाउंटेबिलिटी के लिए कहा जाता है कि भाई तुम जो भी काम करो ना, उसकी एक रिपोर्ट मुझे आकर बताना भाई। ठीक है, तो जिससे वो लोग भी एक तरह से कंट्रोल में काम करेंगे। ये उनके लिए एक तरह का कंट्रोल ही हुआ। वो लोग भी कंट्रोल से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, और उसके साथ साथ उन्हें उन्हें एक तरह की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि नहीं भाई, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, वो बॉस बार बार चेक करेगा, तो इसलिए मैं काम हमेशा सही तरह से करूँ। सही बात है ना। और इनसे इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बिजनेस में है ना, हर वर्क की 2 बार चेकिंग होती है। मैंने किसी को पावर सौंपा, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा ही अच्छी तरह से, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी की वजह से वही काम फिर टॉप लेवल के ऑफिसर्स चेक करेंगे कि उसने बरोबर काम किया कि नहीं किया। तो 2 बार चेक होने की वजह से उसमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो उसमें बेनिफिट मिलता है कि वर्क एफिशिएंसी होती है, एक तो अच्छी तरह से काम होता है, और साथ में उसके साथ कि वर्क में कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं रहती, या कोई मिस्टेक हो तो जल्दी से सॉल्व हो जाती है। हमेशा अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है ना। आप लोगों को पता है, आपके स्कूल में ऐसा होता है कि आप लोग जब नोटबुक चेक करते हो ना, नोटबुक सॉरी कंप्लीट करते हो ना, तो आप टीचर को देते हो अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए। देते हो ना ऐसा कि चलो भाई ये सब्जेक्ट की बुक बनाई है, तो टीचर हर महीने में वो चेक करने के लिए लेती है। तो पहले टीचर चेक करेगी, फिर टीचर चेक करने के बाद वही बुक प्रिंसिपल के पास जाएगी, और प्रिंसिपल उसके ऊपर साइन करेंगे कि हाँ भाई टीचर ने बरोबर चेक किया कि नहीं किया। होता है कि नहीं, ऐसा डबल चेक होता है ना। इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। कि टीचर को भले पावर दे दिया गया है कि तुम अपने स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से संभालो, अपने क्लास को अपने हिसाब से संभालो, लेकिन उनको एक अकाउंटेबिलिटी भी दे दी जाती है कि देखो तुम जो भी काम करो ना, तो उसकी रिपोर्ट हमें आकर बताना। ऐसे प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं। मतलब टीचर जब बुक चेकिंग भी करते हैं, तो वो बुक चेक करने के बाद फिर प्रिंसिपल को भी बताया जाता है कि स्टूडेंट ने भी बरोबर किया कि नहीं, और उसके साथ साथ टीचर ने भी बरोबर चेक किया कि नहीं किया। वो फिर प्रिंसिपल चेक करते हैं। होता है कि नहीं। कि जैसे जो अकाउंट, समझो कोई बिजनेस में अकाउंट डिपार्टमेंट हो, तो उसके लिए जो अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो पूरा अकाउंट जो है वो लिख लेते हैं। लेकिन वो पूरा अकाउंट लिखने के बाद उसे फिर जो सीए, मेन सीए कहलाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाए, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर फिर उसको वो पूरा अकाउंट फिर से चेक करवाया जाता है कि अकाउंट ऑफिसर ने वो पूरा अकाउंट बरोबर लिखा कि नहीं लिखा। वो सीए वो चेक करता है, और उसके बाद सिर्फ उसे साइन करता है कि हाँ वो सीए की साइन हुई, मतलब कि ये अकाउंट बरोबर है।
है ना, इसलिए तो आपको पता है ना कि सीए जो होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो एक एक साइन के भी हज़ारों हज़ारों रुपए लेते हैं, क्योंकि वो पूरा अकाउंट फिर से चेक करते हैं। उनमें उन्हें अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, ये सिचुएशन को अकाउंटेबिलिटी कही जाती है। अकाउंट ऑफिसर जो भी काम करते हैं वो ऊपर जाकर अपने सीए को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएंगे, क्योंकि पता है फ्यूचर में कभी भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम हुई ना, तो सबसे पहले उस सीए को पकड़ा जाता है कि भाई तुमने साइन की थी, मतलब तुमने पूरा फिर से चेक किया था, तो भाई ये क्यों मिस्टेक हुई। तो वो तो ठीक है, वो तो अलग बात हुई, लेकिन यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये तीनों प्रोसेस ज़रूरी है। पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसे जवाबदारी सौंपना, भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम अच्छी तरह से ये काम करो। फिर जवाबदारी के बाद कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, मीन्स कि भाई उन्हें वो पावर भी देना, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर कोई काम का नहीं है, और पावर के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की नहीं है। तो इसलिए फिर अथॉरिटी देना मतलब उन्हें पावर सौंपना, और पावर सौंपने के बाद उनमें अकाउंटेबिलिटी रखना कि वो जो भी काम करे उसका फिर से अपर लेवल पे या तो टॉप लेवल पे उसको क्या होना चाहिए, रिपोर्ट जानी चाहिए। सही बात है ना। तो समझ में आया ना ये पॉइंट्स। तो आज जैसे हमने ये ओसी में 4th चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही ओसी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।